नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब एक ऐसे महामारी से युद्ध करने जा रहे हैं और आज इसी से बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अनिमेश मिश्रा जी को। सर, वेलकम टू माय शो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश मिश्रा है और पिछले 15 सालों से मैं निग्रिम्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ओके सर, जैसे कि आपको भी आज पता है, आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है महामारी कोविड-19 के मामले में। तो सर, ये कोविड-19 असल में है क्या? तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोरोना जो शब्द है वो क्राउन से निकला है जी। और इसकी जानकारी हमको, कोरोना वायरस की जानकारी सबसे पहले 1930 में पता चली थी जी। जो एनिमल्स में सबसे पहले बर्ड्स में इसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 1940 के आसपास हमको दूसरे वायरस के स्ट्रेन के बारे में पता चला और 1960 के आसपास इसको ह्यूमंस के अंदर आइडेंटिफाई पाया गया। ये कोरोना वायरस एक तरह का आरएनए वायरस है और बहुत ही प्रचलित रहा है कॉमन कोल्ड की तरह से। जितने भी हमारे देश में जो कॉमन कोल्ड होते हैं दुनिया में, उसमें इसका हिस्सा, इस वायरस का हिस्सा होता है करीब 15% और 50% जो हम कॉमन कोल्ड होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। तो ये जो कोरोना वायरस जो अभी हम जिस महामारी से लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे प्रकृति तरह का वायरस है जो ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा हार्मफुल है जी। तो कोरोना वायरस जो है, इसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में इसको कहते हैं ऑर्थो कोरोना वायरस विरिडिया और इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अच्छा। और अल्फा और बीटा जो है ये मैमल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस हुए, पिग्स हुए, है ना, कैटल्स उसमें हुआ। और गामा और डेल्टा जो वायरस होते हैं वो हमारे बर्ड्स के अंदर मिलता है जी। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा के जो वैरायटी है, इनका फर्दर ये क्लासीफाई हो जाते हैं 7 भागों में। तो जो पहले 4 भाग में जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड वैरायटी है। और जो 3 जो नए हैं पिछले 2003 से, इसके बारे में देश और दुनिया दोनों ही परेशान रही। 2003 में सबसे पहले हमको पता चला सार्स के बारे में, जिसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। अच्छा। जिसका दुनिया भर में अब तक 8000 से ऊपर केसेस पाए जा चुके हैं और मृत्यु दर तकरीबन 10% है। दूसरा है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, ये दूसरा उसी का एक वैरायटी है जी। जो तकरीबन 2012 के आसपास हुआ और 2015 तक मिडिल ईस्ट से ये वायरस आया था और वहाँ से बोइंग में चल के ये वायरस न्यूयॉर्क पहुँचा और इसमें 12,500 लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसमें मृत्यु दर करीब 34% रहा जी। तीसरा जो है, हमें ये जो वायरस पता चला वो सबसे पहले हमें वुहान डिस्ट्रिक्ट जो है, प्रोविंस जो चाइना में है, उसमें रिपोर्ट हुआ नवंबर के अंत के करीब आसपास इन्होंने रिपोर्ट किया। और वहाँ से रिपोर्ट होने के बाद शुरू में लोगों को इतना डर नहीं था कि ये फैलेगा इतना, और WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा इट इज़ ए पेंडेमिक ऑफ नॉट ऑफ मच इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो लेकिन देश में हमें, दुनिया को ये पता चल चुका था
कि ये वायरस आया है। और इस वायरस जो कोरोना वायरस जो है, इसकी 76% सिमिलरिटी है जो पिछले वायरसेस थे, लेकिन 24% डिसिमिलरिटी है और 96% सिमिलरिटी इसकी जो है बैट में जो पाया जाता है वायरस उससे है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि ये वायरस बैट से निकल करके ह्यूमंस में गया, स्पिल ओवर हुआ और बहुत जल्दी ही पूरे दुनिया को ये पता चलने लगा कि ये वायरस जो है बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा है। जी हाँ। और आज उसका परिणाम देश और दुनिया सबको मालूम है। आज हम सब लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। सर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं सर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, कोरोना वायरस जो है उसमें अमूमन जो बुखार होता है वो कम मात्रा का होता है, 100 से नीचे रहता है जी। तो दूसरे शब्दों में ये कहिए कि अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर, ज़्यादा फीवर आ रहा है तो कोरोना वायरस की संभावना कम है। सर नॉर्मली देखा जाए तो जिनकी बीमार है कोई भी तो उनका तापमान लेकिन सर काफ़ी अगर ज़्यादा हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है सर? ये तापमान ज़्यादा नहीं करता है कोविड-19 जो हमारा है ये भी लेटेस्ट, इसका तापमान 99-100 के आसपास रहता है। तो दूसरे तरीके से समझने की चीज़ है कि कम तापमान अगर हो, जो अमूमन होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में, कि हम घर में कोई दवा ले लेते हैं और उसको टाल देते हैं, तो कम तापमान वालों को ज़्यादा उसको रहना है, सतर्क रहना है और उनको तुरंत डॉक्टर्स को करके मिल करके उनसे टेस्ट कराना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर होगा तो चांसेस उसकी बहुत कम होती है कि कोरोना। क्योंकि नॉर्मली से देखा जाता है जिनका हाई फीवर भी होता है उनका तकरीबन 100 से ऊपर जाती है। तो कोरोना से 100 से ऊपर फीवर अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है जो हमारे देश ने अनुभव किया। दुनिया देश भर में जो मरीज आए, दुनिया में जो रिपोर्ट्स है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, वो लो ग्रेड फीवर्स की रिपोर्ट्स है इसमें। दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है सिम्टम कि ये कफ के साथ नहीं प्रेजेंट करता है, ब्रेथलेसनेस के साथ। अच्छा। ब्रेथलेसनेस जो है ये फीवर के 5 दिन बाद आती है। अच्छा। जो दूसरे डिजीजेज होती हैं जिसमें उसमें कफ एंड ब्रेथलेसनेस वो दोनों एक साथ बुखार के साथ स्टार्ट होती है। अच्छा। इसमें 5 दिन बाद आता है, तो उस समय और एक बार दूसरी बार सतर्क होने की आदमी को ज़रूरत होती है। दूसरा चीज़ है कोरोना जो है, ये जो कोविड-19 है, ये डायरिया बिना किसी और दूसरे सिम्टम हुए डायरिया से प्रेजेंट कर सकता है। चौथी चीज़ है कि अभी पाया जा रहा है कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री या दूसरे कंट्रीज़ में पाया गया कि स्किन रैशेस, एकाइमोसिस टाइप के या सूजन पैर में, इस तरह के सिम्टम्स से भी ये प्रेजेंट किया है। तो ये मोटा मोटी हमारी ये 2 महीने 3 महीने में जो रिसर्च के एरिया में जानकारी हासिल हुई इस बारे में, लेकिन ये कह पाना अभी बहुत जल्दी होगा कि इसके पूरे सिम्टम्स क्या है, क्योंकि किसी भी डिजीज़ को होने में 3 चीज़ का इंटरेक्शन ज़रूरी है, तालमेल होना। एक तो है एजेंट जो वायरस है जी। दूसरा है होस्ट और तीसरा है इन्वायरमेंट। ये 3 चीज़ मिल के डिसाइड करती है कि डिजीज़ कैसे आएगी। तो कोरोना के बारे में तो हम जानकारी मिल गई है, जेनेटिक जानकारी मिल गई है, उसका स्ट्रक्चर हमने पहचान, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पहचान लिया है। हमको बहुत हद तक अपने बारे में मानव की जानकारी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। और इन होस्ट और एजेंट का जो इंटरेक्शन है इसके बारे में हमें और भी कम जानकारी है जी। और तीसरा, इसमें इन्वायरमेंट कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक शोध का विषय है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टडीज़ जानकारी आई कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट लाइट से इसके मरने की संभावना है। करेक्ट। ये अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। दूसरी, हम लोग को ये जानकारी हासिल हुई कि दुनिया भर में जो हमें फर्टिलिटी रेट आ रहे हैं, मरने की मृत्यु दर, वो 6% है, लेकिन भारतवर्ष में हमारे
इसका मृत्यु दर तकरीबन 2 से 3 के बीच में है। तो ऐसा वेरिएशन क्यों है, इसमें एथनिसिटी का क्या रोल है, जी सर, ये सारी जानकारी अभी ये शोध का विषय हो सकता है। जी सर। सर, कोरोना वायरस मानव के शरीर में कौन सी वाली अंग को प्रभावित करता है सर? देखिए, जो पाया गया सबसे कॉमन तरीके से वो है हमारा लंग, फेफड़ा। फेफड़े में जा कर के ये जो उसकी छोटी छोटी एल्विलाई होती है जिससे गैस की एक्सचेंज होती है, उसको कोलैप्स कर देता है। अच्छा। और उससे कहते हैं सांस फूलने की बीमारी बढ़ती जाती है और एक विशियस सर्किल जो है शुरू हो जाता है। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, कई सारे चीज़ें सामने आने लगती है और इसको हमको देखना है कि इसको कैसे हम लोग करें। अच्छा सर, कोरोना वायरस की जो टेस्ट है वो किस तरह से होता है और कैसे किया जाता है सर? देखिए, इसके 3-4 टेस्ट हैं जो अमूमन हम लोग कर रहे हैं। RT-PCR है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा। इसमें जो हमें RNA का जो बेस है, ये सिंगल पेयर्ड RNA वायरस होता है। इसमें 26 to 32 किलो बेस के RNA होता है। इसका स्मॉल जेनेटिक मटेरियल हम स्वैब के थ्रू निकाल लेते हैं और उसको निकाल करके हम रिवर्स, एक एंजाइम प्रोसेस है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके उस वायरस की रिप्लिकेशंस को तैयार करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये है कि नहीं है। दूसरा एंटीजन टेस्ट होते हैं और तीसरे एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, वो लेट फॉलोअप के लिए बढ़िया है। और एक टेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें भी यही मल्टीप्लाई करा के हम, वो कैसे होते हैं सर? इसी प्रक्रिया से होता है, थोड़ा सा और रिफाइंड है, जिसमें हम उनके न्यूक्लिक एसिड को निकाल के स्मॉल अमाउंट में मल्टीप्लाई बेस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमको सर सलाइवा से भी क्या कुछ टेस्ट किया जाता है सर इस चीज़? सलाइवा में वायरस, देखिए सलाइवा में आ सकता है, सोर थ्रोट में, थ्रोट में आ सकता है, तो जो सिक्रीशंस है बॉडी उसमें ये पाया जा सकता है। जैसे नॉर्मल कोल्ड कफ जो होती है, हाँ, या आमतौर पर स्प्यूटम में पाया जाती है। हाँ, स्प्यूटम में तो पाया जाता है। लोग क्या है ना, बहुत बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ खुद को लेके, अगर मेरी सर्दी जुकाम है, एट द सेम टाइम मैं बहुत डर जाऊंगी कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं है, तो इसके मुख्य लक्षण एक्चुअली है क्या? देखिए, ऐसे समय में कोरोना वायरस, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हमारे कॉमन कोल्ड होते हैं दुनिया में, उसमें 15% उसका हिस्सा होता है। तो कॉमन कोल्ड से ये मिमिक करता है, ये उसी तरह का है। तो जब भी किसी को इस तरह की कॉमन कोल्ड का हो रहा और फीवर कम रहता है, नॉर्मली अमूमन फीवर कम होता है कॉमन कोल्ड में, तो ऐसे समय में आपको तुरंत कहते हैं डॉक्टर को दिखा के टेस्ट कराना चाहिए। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और नेग्लेक्ट करने का एकमात्र एक रीज़न है कि इससे भय हमारे बीच में फैलने का बना हुआ है और ये स्प्रेड जो है ड्रॉपलेट से करता है जी। छींका है, ये सब चीज़ों से। सर, प्रिकॉशन के लिए जो मास्क जो है, हाँ, तो मास्क के सर हमें 24 आवर्स पहनना ज़रूरी है सर इस चीज़ के लिए? देखिए, मास्क 2 कारणों से आप पहन रहे हो। एक तो अपने लिए पहन रहे हो, बचाव के लिए, अपने लिए कि कोई दूसरा ना करे, और दूसरे इसलिए पहन रहे हो कि दूसरे को ना हो जाए। तो जब आप अपने घर में हो, अपने बेड पे हो और कहीं और नहीं है जहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांस है, तो आप मास्क निकाल सकते हो। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बराबर अनाउंस किया, बोला कि 2 गज की दूरी हमको रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और ये अब हमारा तरीका हो जाएगा रहने का, हमारे बिहेवियर्स में। अमूमन जब मैं विदेश चल जाता हूँ, कभी गया, मौका मिला, तो मैंने देखा कि लोग अमूमन 2 फुट 3 फुट की दूरी एयरपोर्ट पे या दूसरी जगहों पे रखते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। लेकिन इस चीज़ ने हमें एक अच्छे चीज़ के लिए एक अच्छे तरीके से देखा जाए, सिल्वर लाइनिंग, ब्लैक क्लाउड्स में हम कहेंगे, कि इससे हमको ये पता चला कि हमको 2 गज की दूरी जनरल अपने सामान्य व्यवहार में भी इस तरह को हमको रखना चाहिए। वही है ना सर, अपने परिवारजनों को अगर आप सुरक्षा चाहते हो, हाँ, अपना भी और उनके लिए भी, हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, सर, इसको बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सर, और एक सवाल सर, आपको क्या लगता है सर, कोविड-19 के लिए कौन सी वायरस जिम्मेदार है सर? कोविड
कोरोना वायरस डिस्कवर्ड इन 2019, जो हमने बताया कि जी सर, जो चाइना से वुहान सिटी से फैला सबसे पहले, तो यही ये बीटा उसका ग्रुप का है और लीथल है, ये थोड़ा ज़्यादा लीथल है दूसरे कोरोना वायरस के अपेक्षा में, लेकिन लीथल से ज़्यादा ये इन्फेक्टिव है, मतलब इसके स्प्रेड होने की चांसेस ज़्यादा है। और दूसरे जो हमने बताया सार्स कोविड 1 या कोविड-2 हाँ, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, उस वायरस से ये लीथल कम है अभी तक जितना हमें डाटा आया है उससे। तो इन्फेक्शन को, और जब ये फास्ट इन्फेक्ट कर रहा है तो इसकी जो चेन है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। सर और एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल सर, जैसे कि मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, ये सारी चीज़ें तो हम यूज़ तो कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन सर कोरोना वायरस जो है ये बालों के थ्रू से भी आ रहा है और आँखों के ज़रिए भी आ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो ये ऐसा सुनने में आया होगा, तो मुझे अभी ऐसे वही सर, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में थी सर, तो मैंने सोचा मैं आपको पूछूं। हमें नहीं लगता है कि ये बालों से या आँखों से जाएगा। ओके, तो अगर हम अपने आँखें बंद कर लेंगे तो कैसे? एब्सोल्युटली सर। ये डिजीज जो है सर, ये वायरस जो है सर, ये तो सांस के प्रति ही आ रहा है, सांस से, जब ले रहे हैं हम तभी आ रहा है, ड्रॉपलेट से भी आ रहा है। सर हम खुद को किस तरह से बचा सकते हैं इस महामारी से? हम लोगों ने बात किया इस पे कि 2 गज की दूरी रखनी है, ग्लव्स पहनना है, मास्क लगा के रखना है, और हमारी दूरदर्शन पे बराबर दिखाया जा रहा है कि कैसे हाथ का धोएं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, उसको रखना है। क्राउड से दूर रहना है। कॉन्फ्रेंसेस है, सिनेमा हॉल है, मॉल्स हैं, इन सब से थोड़ा दूरी रखनी होगी कुछ समय तक, जब तक हमें इसकी पूरी सही तरीके से वो नहीं हो जाती है। और बहुत भय की हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है, इससे हमको ये सीखना होगा कि हम कोरोना के साथ कैसे लड़ें। सर कोरोना वायरस की और एक सवाल है सर, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक है, क्या उन्हीं को होती है सर ये कोरोना वायरस? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने पहले ही कहा कि इसमें हमको होस्ट के बारे में, बहुत से होस्ट कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इसका एजेंट के साथ, इसकी जानकारी हमको हासिल होनी है। अभी भी बहुत से ऐसे चर्चा हुई कि BCG जिनका वैक्सीनेशन है उनमें कम हो रहा है, वहाँ पे मॉर्टेलिटी कम है जी। या इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी जो है कम, हम लोग कॉमनली इन्फेक्टेड रहते हैं और इम्यूनिटी हमारी हाई रहती है, उसकी वजह से ऐसा है। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज, ऐसे प्रिपोजिशन मतलब आए चीज़ें, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है कि इसके लिए कितनी इम्यूनिटी है, इससे कितनी हमारी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब ठोस तरीके से कह पाना अभी थोड़ा जल्दी होगा। शोध राइट सर, करेक्ट सर। सर इसके वैक्सीन का क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं? देखिए पूरी दुनिया इस क्षेत्र में लगी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक मीटिंग बुलाई थी जी, और उस मीटिंग में रिसर्चर्स, शोधकारियों से काफ़ी चर्चा किया वैक्सीन के उस पर, और जहाँ तक जानकारी है कि 100 करोड़ रुपए वैक्सीन को बनाने के लिए दिया गया। 80 से ऊपर वैक्सीन्स के डिफरेंट ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ जगह सक्सेस मिल रही है, कुछ जगह फेलियर है। इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आज के समय में कोई भी जो वैक्सीन बनती है उसको फेजेस ऑफ ट्रायल से निकलना पड़ता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल होता है। फेज़ 3 इज़ एनफ टू स्टार्ट गिविंग द वैक्सीनेशन। तो फेज़ 2 में कुछ ट्रायल्स हैं वो एंटर कर गए हैं, और हमको पूरी संभावना है कि जो हमारी मानव विल है, रिसर्च है, उसने समय समय पे बीट किया है, और बहुत जल्दी ही हमें इसकी वैक्सीन मिल जाएगी, और हम लोग फिर उसी तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बात आएंगे, पहला हमारा दिन आएगा। ये सूनापन जो हमारे सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है शहरों में, दुनिया में, ये ख़त्म हो जाएगा और हम सामान्य ज़िंदगी की तरफ और बढ़ेंगे। नॉर्मल लाइफ से वापस हम जीना फिर आएंगे हम नॉर्मल लाइफ। क्योंकि अभी सर बहुत सारे लोग हैं, एक तो सर कोविड-19 जिनको हुआ है उससे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सर उसके डर से मर रहे हैं सर। हाँ, ये भय जो है, इसका भय जो ठीक चीज़ नहीं है।
जहाँ तक हमने जितने डॉक्टर से मेरा इंटरेक्शन हुआ बॉम्बे में दिल्ली में जो रिकवर करके आए, उस सब में एक चीज़ कॉमन ही हमें बताया कि जिन्होंने लोहा ठान लिया कि हम इससे नहीं डरेंगे जी, उनका रिकवरी और टेस्ट नेगेटिव बहुत फास्ट हुआ। और हमको एक बार अपनी दृष्टि दौड़ानी चाहिए आयुष की तरफ। आयुर्वेदा जो है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, ये जो हमारी मेडिसिन्स, हमारी पुरानी मेडिसिन्स हैं, इनमें ज़रूर कोई दम है और इसकी तरफ भी देखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने हमको बताया, काढ़ा पिया हमने, गर्म पानी पिया, व्यायाम घर में करते रहे और हम बहुत जल्दी रिकवर कर गए। सर ये बुजुर्गों को भी तो सर, बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग लोगों को सर झट से पकड़ रही है कोरोना वायरस। देखिए, बुजुर्ग लोगों को पकड़ रही है और हमारे पास ऐसी रिपोर्ट भी है कि 103 साल 100 साल के लोग ठीक होकर के वापस भी आए, है ना। तो बुजुर्गों में पकड़ने का उनको ज़्यादा देखा जा रहा है जो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, किसी शुगर को हो गई, डायबिटीज़ है जो ऑलरेडी मल्टी ऑर्गन अफेक्टेड है, डिफरेंट ऑर्गन्स, किडनी की डिजीज़ है, कैंसर के पेशेंट्स हैं। इसमें मॉर्टेलिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा पाई जा रही है, लेकिन 40 के नीचे जो है वो लेस देन 0.2% मॉर्टेलिटी। सर जिनको भी कोविड-19 के शिकार हुए हैं, जो लोग भी सर, एक बार सर ठीक होने के बाद क्या दोबारा से चांसेस है सर उनमें, उनके शरीर में? $1 बिलियन क्वेश्चन। हमको लगता है और ऐसी आशा करते हैं कि दोबारा नहीं होगा उनको, और सब मजबूत रहें। लेकिन WHO ने वर्ड ऑफ कॉशन दिया है कि अभी हम इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं कह सकते कि एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा। ओके सर, जबकि आप डॉक्टर हैं, फिर भी सर मैं सिंपल एक सवाल पूछूं, कोई घरेलू नुस्खा है जो इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ाए सर? व्यायाम करिए, खूब अच्छा खान पान रखना है, स्वस्थ जो भोजन है उसको। हाउ अबाउट टर्मरिक सर? टर्मरिक का बहुत अच्छा रोल है दूसरे चीज़ों में, इसमें शोध अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक स्टेम सेल के थेरापी की तरह भी काम आती है। स्टेम इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सर हल्दी दूध हल्दी है, हल्दी को जितना गर्म करके, जितनी बार गर्म करेंगे घी के साथ और काली मिर्च के साथ, तो उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है। और हल्दी जो है हमारे बहुत समय से पुराने और मॉडर्न रिसर्च के अंदर, अभी आप देखिएगा स्टेम सेल रिसर्च के अंदर हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। तो हल्दी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जितने हमारे आयुर्वेदिक जो चीज़ें बताई गई है वो सब का हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में रोल है। च्यवनप्राश जो हम लोग लेते हैं जी सर, अच्छा रहे तो वो भी है, दूध है, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान है हमारी इम्यूनिटी के अंदर। सर आखिरी सवाल सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कोविड-19 के जंग को जीतने के लिए आत्मनिर्भरता का भारत को संकेत दिया है, उसको लेके आप कुछ सर अपना योगदान दीजिए सर। ये बहुत बड़ा संकेत है और इसी दिशा में आज़ादी के बाद से हमारी जो जंग रही, हमारी लड़ाई रही कि हम आत्मनिर्भर रहें जी। और हमने हमेशा, हमारे देश ने इसको कोशिश किया कि निर्भरता जो दूसरे देशों पे है उस पर कम होते जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन 4 के पहले अनाउंस किया, वो एक रास्ता दिखाया कि इससे कैसे देश हमारा आत्मनिर्भर हो, बचा जाए। तो इसमें आत्मनिर्भर होना है, इसको दो तरीके से देखा जाए, एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे इसको कैसे किया जाए, तो इसमें 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकॉनमी के जो डिवाइड कर सकते हैं आत्मनिर्भर। प्राइमरी सेक्टर वो हमारा आज भी एग्रीकल्चर है और एलाइड प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो वन नेशन वन मार्केट का जो उन्होंने बोला, वो बहुत ही अच्छा एक सोच है और उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। APJ कलाम साहब की एक किताब है टारगेट 3 बिलियन, जिसमें उन्होंने प्यूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ पे बहुत अच्छे से चर्चा किया है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ला सकते हैं इसमें, उससे बढ़ेगा एक चीज़ है। दूसरा सेक्टर हमारा जो है और सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है MSME,
ओके। मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा करीब 30%, लगभग 1/3 जो जीडीपी है इससे कंट्रीब्यूट होती है। और इससे लोग आत्मनिर्भर अपने खुद छोटा छोटा रोजगार करके कमाते हैं और अपने को और देश को दोनों को करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत हैवी रूप से उन्होंने मनी को पंप किया है, जिससे कि लोग कहते हैं लोन, छोटे दरों पे लोन लेकर के काम में आगे आए, विश्वास उनका बढ़े। तो इससे एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़ेगा और इसके रिजल्ट्स हो सकता है जल्दी ना दिखें, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। जी सर, क्योंकि हम जनता को भी सर मोदी जी का सपोर्ट करना है सर, क्योंकि देश को बचाना है तो सर सुरक्षा तो सुरक्षा रहना ही पड़ेगा, हमारी जनता की सुरक्षा। और तीसरा हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र। जी सर। तो शिक्षा के क्षेत्र में ई एजुकेशन का जो उन्होंने शुरू किया है, इससे एक यूनिवर्सल एजुकेशन जो है वो तेज़ी से शुरू होगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे निकलेंगे। और स्वास्थ्य के केंद्र में जो हमको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरिया पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करे जाएगा, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत से देशों ने इसके थ्रू अपने देश की स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छा किया है। आयुष्मान भारत उसकी तरफ एक अच्छा मोड़ था। और अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो है, प्रथम जो दृष्टा होता है, उसको अगर हम मजबूत करेंगे, उसी में आता है ये हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ें आती है, एजुकेशन करना, बताना, तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको रोक सकते हैं। तीसरा एक जो इम्पॉर्टेंट है टर्शरी, उसमें रिसर्च के एरिया में आप देखिए कि प्राइमरी हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ जो एस्पेक्ट है, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, लेकिन स्टेट में केवल जो हमारी जानकारी है, तमिलनाडु को छोड़ करके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है हमारे यहाँ। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स में, लेकिन तमिलनाडु में है केवल। तो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना होगा, मजबूत। दूसरा चीज़ है रिसर्च के क्षेत्र में। रिसर्च के क्षेत्र में हमारी जो देश की संभावनाएं हैं, अगर हमको आत्मनिर्भर होना है तो रिसर्च का जो अनुशोध का क्षेत्र है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसमें रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेपरेट इंस्टीट्यूशन, उसको हमको क्रिएट करना चाहिए। बहुत खूब सर, आपने काफ़ी सारा ज्ञान दिया है सर हमारे दर्शकों को। जितना भी आपका ज्ञान है बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, सबसे बातचीत किया सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो दुआ करती हूँ, इनफैक्ट आशा करती हूँ आप सबको शायद अच्छा ही लगा होगा हमारे डॉक्टर अनिमेष मिश्रा जी से मिलके। और उन्होंने जो ज्ञान दिया है, सैनिटाइज़ करिए, हाथ धोइए, जितने बार आता है आप बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज़ करिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मानोगे तभी आप अपने आप को और अपना परिवारजनों को बचा पाओगे। तो आज इसी के साथ लेती हूँ मैं अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।